हेलो दोस्तों, आप सभी को राधे राधे श्याम श्याम। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल नॉलेज कॉर्नर में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में हम यूपीपीएससी एलटी ग्रेड के लिए जीके जीएस के सवालों को देखने वाले हैं। और ये वीडियो चाहे आप एलटी ग्रेड का एग्ज़ाम देने वाले हों किसी भी सब्जेक्ट से, या जीआईसी लेक्चरर के लिए आप तैयारी कर रहे हों, एनवीएस केबीएस में भी जीएस जीके के लिए आपका काम आने वाला है। तो सभी जो आपके इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम हैं उनमें ये काम आने वाला है। तो आप सभी लोग जो है इस वीडियो को देख सकते हैं और इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ से जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। बहुत से लोगों का सवाल था कि जो है ज़्यादा वीडियो लाने का प्रयास कीजिए। तो बिल्कुल हम जो है ज़्यादा वीडियो लाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि आपका एग्ज़ाम जो है होने लगा है और बहुत कई सब्जेक्ट के एग्ज़ाम भी हो चुके हैं, आंसर की भी आ गई है। कल हमने जो है शाम के टाइम टेलीग्राम ग्रुप में अपने जो हिंदी और जो मैथ का जो पेपर हुआ था, वो क्वेश्चन पेपर हमने विद आंसर की टेलीग्राम चैनल पर अपने डाल दिया है। वहाँ से आप पीडीएफ प्राप्त कर लीजिएगा और उसके भी सवाल एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि जो सवाल जो है पेपर में पूछ लिए गए हैं वो नहीं पूछे जा सकते हैं। तो वहाँ से थोड़ा सा आपको आइडिया भी लग जाएगा कि सवाल जो है कहाँ से पूछे जा रहे हैं, किस टाइप के पूछे जा रहे हैं। बाकी अनामिका मैम के द्वारा हो सकता है उसके भी जीएस जीके के सेक्शन को कवर करा दिया जाए आज। तो ये हमारी हो सकता है आज हमारे दिन में जो है 2 वीडियो आपके लिए अपलोड हो जाए। आज की सेशन में हम लगभग जो है 100 प्रश्न देखेंगे। थोड़ा सा सेशन लंबा करेंगे। हर सेशन में हम लगभग 50 प्रश्न देख रहे थे, लेकिन इस सेशन में हम 100 प्रश्न देखेंगे। और मैं आपसे कहने वाला हूँ कि मतलब जो है हम इम्पोर्टेंट प्रश्नों के जो है एक्सप्लेनेशन को कवर करने वाले हैं, क्योंकि आपके एग्ज़ाम है। ऐसे टाइम पर हम अगर ज़्यादा एक्सप्लेनेशन पर ध्यान देंगे तो हमारे जो है ज़्यादा क्वेश्चन जो है कवर नहीं हो पाएंगे। तो इसीलिए मैं जो भी सवाल आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा मैं उसको एक्सप्लेन करूँगा। जो थोड़ा सा कम इम्पोर्टेंट रहेगा, वैसे इम्पोर्टेंट तो सभी हैं, उसको मैं जो है एक्सप्लेन नहीं करूँगा। बाकी आप जो है पीडीएफ के माध्यम से भी एक बार रिवाइज़ कर लीजिएगा। इस बुक में आपको देखिए जीआईसी प्रवक्ता की परीक्षा आपको देखने को मिलेगी। और देखिए 2021 में, 17 में, 12 में, इसके बाद 15 में, और 2008 में, 2009 में बहुत सारे एग्ज़ाम हैं जिनके आपके क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं। और हम जो क्वेश्चन देख रहे थे ये आपके कौन से एग्ज़ाम में आया हुआ था, तो ये देखिए यूपीपीएससी खंड शिक्षा अधिकारी, ठीक है, खंड शिक्षा अधिकारी जिसको हम बीईओ कहते हैं। इसमें ये सवाल पूछा गया था और इसकी परीक्षा की तिथि क्या थी, 16/7/2020 थी। इसमें हम जो है 40 प्रश्न देख चुके थे और 40 के आगे प्रश्न जितने भी हमारे होने वाले हैं, लगभग 120 प्रश्न टोटल हैं। तो 40 के आगे के प्रश्नों को हम सॉल्व करने वाले हैं। देखिए मैथ और रीजनिंग के सवालों को मैं नहीं बताऊँगा, क्योंकि बहुत आसान से सवाल आते हैं। आप जो है सक्षम है करने में, आप खुद कर लेंगे। बाकी जीएस जीके के सवालों को मैं फटाफट आपको जो है एक बार रिवाइज़ कराऊंगा और जो इंपॉर्टेंट है उसका एक्सप्लेनेशन दूंगा। तो आप सभी जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाया करे जब भी वीडियो अपलोड हो। अपने दोस्तों में वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी और हम इसमें क्या सुधार कर सकते हैं। तो चलिए हम अपने सेशन को शुरू करते हैं। और फिर से मैं एक बार आप सभी से कह देना चाहता हूं कि इसकी जो पीडीएफ है क्लास की, वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर आप ये बुक परचेज करना चाहते हैं तो इसका भी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ से जाके आप इस बुक को भी परचेज कर सकते हैं। हमारे सेशन का पहला सवाल है कि भारत $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को कब तक जो है प्राप्त करना चाहता है। भारत जो है $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को कब तक प्राप्त करना चाहता है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये आपका बी विकल्प सही हो जाएगा। 2024 तक जो है ये निर्धारण किया गया था। देखिए यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि 31 जनवरी 2020 को केंद्रीय वित्त मंत्री जो है निर्मला सीतारमण ने वर्ष 2019-20 की आर्थिक समीक्षा प्रस्तुत करते हुए बताया कि भारत को वर्ष 2024 तक $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखा गया है और इसके लिए बुनियादी ढांचे पर लगभग 1.4 ट्रिलियन डॉलर खर्च करने की आवश्यकता है। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन 15वें वित्त आयोग के संबंध में सही नहीं है। ध्यान से पढ़ा करिए क्वेश्चन। कभी कभी एग्जाम में आप लोग क्या करते हैं कि गलती कर देते हैं और ये नहीं देखते कि इसमें नहीं भी लगा हुआ है, तो आप उस टाइम पे जो है सवाल आप गलत कर सकते हैं। अब देखिए कौन सा इसमें सही नहीं है। तो देखिए 2017 लिखा है कि भारत सरकार द्वारा 15वें वित्त आयोग का गठन जो है 27 नवंबर 2017 को किया गया था।
ये बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके जो अध्यक्ष है वो NK सिंह हैं, तो ये भी आपका सही हो जाएगा। अनुशंसाएं 2020-25 के 5 वर्षों की अवधि के लिए जो है इसकी आयोग की अनुशंसाएं जो है बढ़ा दी गई हैं, तो ये भी बिल्कुल सही है। आखिरी आपका जो डी विकल्प लिखा हुआ है, ये कह रहा है कि आयोग को 30 अक्टूबर 2020 तक अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है। तो क्या ये सही हो जाएगा? देखिए यही आपका गलत है, डी विकल्प इसका जो है वो गलत हो जाएगा, क्योंकि जो है इस आयोग को रिपोर्ट जो है 2 खंडों में इसको प्रस्तुत किया गया था, और इसकी जो अनुशंसाएं थी वो आपने देखा कि ये बिल्कुल सही दिया गया है। 2020-25 के लिए 5 वर्षीय की अवधि के लिए थी, परंतु इस आयोग के द्वारा रिपोर्ट 2 खंडों में प्रस्तुत की गई। प्रथम खंड जो है 2020-21 के लिए, और जो है 5 दिसंबर 2019 को सौंपा गया, और इसके बाद जो द्वितीय खंड है 2020 से 2021-22 से 2025-26 तक के लिए अपनी सिफारिशें ये 9 नवंबर 2020 को जो है राष्ट्रपति के समक्ष इसने प्रस्तुत की। तो यहाँ पे 9 नवंबर होना चाहिए था, जबकि यहाँ पर आपके क्या लिखा गया है, तो ये अक्टूबर लिखा गया है, तो इसीलिए ये जो है गलत हो जाएगा। यहाँ पर जो है 9 नवंबर होना चाहिए था। तो ये आपका डी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। आप एक्सप्लेनेशन पढ़ लीजिएगा, मैंने आपको बता दिया है। देखिए निम्नलिखित पल्लव शासकों के नाम उनके राज्यकाल और को दृष्टिगत रखते हुए सही काल क्रमानुसार जो है ये आपको व्यवस्थित कीजिए। अब देखिए इसमें जो है पल्लव शासक के नाम दिए गए हैं, जिनमें आपका परमेश्वर वर्मन 1, नरसिंह वर्मन 1, नंदी वर्मन और महेंद्र वर्मन। तो इनके टाइम पीरियड के अनुसार आपको इनको व्यवस्थित करना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा, देखिए महेंद्र वर्मन का जो शासन था, महेंद्र वर्मन का शासन जो है ये कब से कब तक था, तो ये 600 से 630 ईसा पूर्व तक था। ठीक है, 600 से 630। और इसके बाद अगर हम नरसिंह वर्मन के देखें तो इसके बाद जो है नरसिंह वर्मन आएगा। ठीक है, अब आप सीधे सीधे ये याद रखिए, पहले जो आएगा वो कौन आएगा, महेंद्र वर्मन आएगा, तो 4 जो है ये पहले हो जाएगा। इसके बाद आपका नरसिंह वर्मन आएगा तो फिर 2 हो जाएगा, और इसके बाद आपका जो है परमेश्वर वर्मन आएगा, तो परमेश्वर वर्मन जो है ये 1 में है, और इसके बाद जो आपका आएगा वो नंदी वर्मन आएगा। तो ये आपका फिर 4 2 1 3, इसका जवाब जो है ये ऐसे होने वाला है। अब देखिए 4 2 1 3 कहाँ पर दिया गया है, तो 4 2 1 3 आपका जो है ये पहले ही विकल्प में दिया गया है, इसीलिए पहला विकल्प आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, कह रहा है सूची 1 को जो है सूची 2 से मिलाना है और दिए गए कूट से इनका जो है आपको सही उत्तर बताना है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है और दिए गए कूट से सही उत्तर का आपको चयन करना है। देखिए चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय और चंद्रगुप्त जो है कुमारगुप्त प्रथम। अब इनकी रानियाँ एक तरफ दी गई हैं, एक तरफ शासक दिए गए हैं, इनको इनसे मिलाना है। तो देखिए चंद्रगुप्त जो है इनका कुमार देवी से, ठीक है, कि इनका जो मिलान हो जाएगा वो कुमार देवी से हो जाएगा, तो पहले का 3 हो जाएगा। ठीक है, पहले का 3 केवल एक ही विकल्प में दिया गया है, ए विकल्प में, तो ऐसे ही ये एलिमिनेट हो गया। इसके बाद अगर हम बात करें समुद्रगुप्त की, समुद्रगुप्त की जो पत्नी थी या रानी थी, इनका नाम था दत्ता देवी। ठीक है, दत्ता देवी नाम था इनका, तो ये 1 हो जाएगा। ठीक, इसके अलावा चंद्रगुप्त द्वितीय की अगर हम बात करें तो इनका कुबेर नागा, ठीक है, कुबेर नागा, तो ये 3 1 2 हो जाएगा। और फिर आपका जो है कुमारगुप्त प्रथम अनंत देवी, तो ये 4 हो जाएगा। 3 1 2 4 जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। तो इसका पहला विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। यहाँ पर लिखा भी हुआ है, देख लीजिएगा। देखिए कौन सा जो है सही सुमेलित नहीं है कहा जा रहा है, सही सुमेलित नहीं है ये आपसे जो है कहा जा रहा है। अल हिलाल जो है ये मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा लिखा गया था, या जो है न्यू इंडिया एनी बेसेंट के द्वारा लिखा गया था, या तहजीब उल जो है अखलाक ये मोहम्मद अली जिन्ना का था। एक तरफ जो है समाचार पत्र दिए गए हैं और दूसरी तरफ उनके जो है संस्थापक या फाउंडर दिए गए हैं। अब संवाद कौमुदी जो है ये राजा राम मोहन राय के द्वारा लिखा गया था। तो इसमें से जो है सही सुमेलित कौन सा नहीं है ये आपको बताना है। देखिए यंग इंडिया जो है ये किसका था, तो ये महात्मा गांधी का था, और न्यू इंडिया जो है ये एनी बेसेंट का था। लेकिन अगर हम बात करें तहजीब उल अखलाक की, बाकी ये सभी सही हैं। तहजीब उल अखलाक की अगर बात करें तो ये मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा नहीं लिखा गया था, ये जो है सर सैयद अहमद खां के द्वारा लिखा गया था, सर सैयद अहमद खां के द्वारा लिखा गया था। तो ये आप चीज़ याद रखिएगा, इसलिए यही आपका जो है सी विकल्प जो है ये आपका सुमेलित नहीं है। अगला सवाल देखिए, फिर से कह रहा है सूची 1 को जो है सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ जो है आपका पुस्तकों के नाम दिए गए हैं और एक तरफ जो है उनके किससे संबंधित है ये आपका दिया गया है। तो देखिए यहाँ पर देखिए लिखा गया है ताजुल मासिर, ठीक है, ताजुल मासिर का संबंध किससे है, तो ये आपको बताना है। तो ताजुल मासिर का संबंध जो है ये हसन नवाजी से है, ठीक है, हसन नवाजी कह रहा हूँ निजामी से, हसन निजामी से, तो इसका 2 हो जाएगा। और खजाइन उल फतूह जो है ये अमीर खुसरो, खजाइन उल फतूह जो है ये अमीर खुसरो, तो 3 हो जाएगा। तारीख़ मुबारक शाही आप सभी लोग जानते हैं, तारीख़ मुबारक शाही जो है याहिया बिन अहमद सरहिंदी, तो यहाँ पर देखिए 4 नंबर इसका हो जाएगा।
और फतवाए जहांदारी जो है ये किसके द्वारा लिखी गई है, तो ये जियाउद्दीन बर्नी के द्वारा लिखी गई है। तो 2 3 4 1 2 है इसका जो है सही जवाब हो जाएगा, 2 3 4 1। देखिए पहला विकल्प जो है यही आपका सही हो जाएगा, पहला विकल्प। तो ए विकल्प इसका जो है ये हमारा सही हो जाएगा। यहाँ पर लिखा भी हुआ है, देख लीजिएगा, ताजुल मासिर हसन निजामी के द्वारा लिखी गई है। खजाइनुल फतूह अमीर खुसरो, तारीख़ फ़िरोज़ शाही या तारीख़ मुबारक शाही याहिया बिन अहमद सरहिंदी और फतवाए जहांदारी जो है ये जियाउद्दीन बर्नी के द्वारा लिखी गई है। अगला सवाल देखिए, सूची 1 को फिर से सूची 2 से मिलान करना है। एक तरफ जो है नाम दिया गया है, दूसरी तरफ आयोग दिया गया है। एंड्रयू फ्रेजर का संबंध कौन से आयोग से है, और एंटनी मैकडोनल और कॉलिन स्क्रॉट और मॉनक्रीफ और थॉमस रॉबर्टसन। तो देखिए हम मिलान इसका करते हैं। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, तो एंड्रयू फ्रेजर का संबंध जो है ये पुलिस विभाग से हो जाएगा या पुलिस आयोग से हो जाएगा, तो ये 3 हो जाएगा। और एंटनी मैकडोनल का संबंध जो है ये अकाल आयोग जो है इसके लिए हो जाएगा, तो ये आपका 1 हो जाएगा। इसके बाद कॉलिन स्कॉट का संबंध जो है ये किससे है, तो सिंचाई आयोग से है, तो ये आपका 2 से हो जाएगा। और फिर आपका थॉमस रॉबर्टसन जो है ये रेलवे आयोग से थे, तो 3 1 2 4 हो जाएगा। 3 1 2 4 जो इसका सही जवाब हो जाएगा, पहला ही विकल्प इसका भी सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक को कथन को ए कहा गया है और दूसरे को कारण आर के रूप में दर्शाया गया है। अब आपको बताना है कि इसमें से जो है कौन सा सही है। देखिए आर्य समाज ने जो है हिंदुओं में आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता प्रदान किया। आर्य समाज ने हिंदुओं में आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता प्रदान किया, ये आपका कथन है। और कारण कह रहा है कि आर्य समाज आंदोलन ने हिंदुओं में जो है आर्य समाज आंदोलन ने श्वेत जाति के श्रेष्ठता में विश्वास की जड़ों को कमज़ोर कर दिया। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो देखिए कथन तो सही है बिल्कुल, लेकिन कारण जो है इसकी व्याख्या नहीं करता है, क्योंकि बहुत से ऐसे जो है स्वामी दयानंद ने जो है काम किए जिससे जो है इन आर्य समाज आंदोलन ने हिंदुओं में आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता जो है प्रदान किया। लेकिन इसका जो कारण है वो ये नहीं है कि आर्य समाज आंदोलन ने श्वेत जाति के श्रेष्ठता में विश्वास की जड़ों को जो है कमज़ोर किया था। तो ये आपका इसका बी विकल्प सही हो जाएगा कि दोनों सही हैं, ठीक है, दोनों सही है, लेकिन कारण जो है ये नहीं है, ठीक है, कारण जो है ये सही व्याख्या नहीं करता है कथन की। तो इसका बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। यहाँ पर आप देखेंगे आर्य समाज की स्थापना 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती ने मुंबई में किया। आर्य समाज ने हिंदुओं में आत्मविश्वास एवं आत्मनिर्भरता प्रदान किया। आर्य समाज आंदोलन ने श्वेत जाति की श्रेष्ठता में विश्वास की जड़ों को कमजोर किया, लेकिन ये जो है इसका कारण नहीं है। अगला सवाल देखिए, लाजपत राय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कम सही है। देखिए कम सही का मतलब यहाँ पर देखिए ये थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है। आप जब भी आपको इंग्लिश में हिंदी में जो है कोई कन्फ्यूजन हो तो आप जो है इंग्लिश को एक बार पढ़िएगा। देखिए विद रेफरेंस टू लाला लाजपत राय विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, मतलब कौन सा सही है, कौन सा सही है ये आपसे पूछ रहा है। तो देखिए कह रहा है कि प्रारंभ में वे असहयोग और नीति के पक्ष में नहीं थे, परंतु बाद में वे गांधी जी के पक्ष में हो गए थे। तो बिल्कुल ये आपका सही हो जाएगा। और दूसरा आपसे कह रहा है कि स्वराज पार्टी में के गठन में लाला लाजपत राय भी शामिल हो गए थे। तो बिल्कुल स्वराज पार्टी का गठन कब हुआ था, 1923 में हुआ था। किसने किया था, तो CR दास और मोतीलाल नेहरू ने किया था। इसमें जो है इनका भी योगदान शामिल था। तो ये आपका बोथ 1 और 2 दोनों हो जाएगा, ठीक है। इसका सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, विलय का सिद्धांत डॉक्ट्राइन ऑफ स्लैब्स के तहत निम्नलिखित राज्यों के विलय पर जो है विचार कीजिए और उन्हें कालक्रमानुसार जो है व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले जो हुआ था वो सतारा हुआ था, आप सभी लोग जानते हैं सतारा हुआ था 1848 में। तो सबसे पहले हमारा कौन सा आ जाएगा, सबसे आगे जो है सतारा ही आ जाएगा। तो देखते हैं सतारा किस में आगे है। देखिए एक पहले तो ये 2 एलिमिनेट हो गए, बचा जो है ए और सी। सतारा के बाद जो है आपका जैतपुर और संबलपुर को 1849 में आपका जो है मिला लिया गया था। तो जैतपुर संबलपुर आपका कहीं भी नहीं दिया गया है। और इसके बाद जो है उदयपुर को जो है 1852 में और जो है बघाट को ये 1850 में। तो 1850 जो है पहले आ जाएगा, तो 1 के बाद 3 आएगा और फिर जो है 4 आएगा। और झांसी को जो है 1853 में मिलाया गया था, ठीक है। तो ये 1853 हो जाएगा, मतलब सबसे लास्ट में जो है झांसी हो जाएगा। तो ये आपका कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, सी विकल्प इसका जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अब डॉक्ट्राइन ऑफ स्लैब्स या विलय की नीति जो है या व्युत्पत्ति का सिद्धांत जो है किसके द्वारा लाया गया था, तो ये डलहौजी के द्वारा लाया गया था। और इसके तहत सर्वप्रथम सतारा को 1848 में, जैतपुर और संबलपुर को 1849 में, बघाट को 1850 में, उदयपुर को 1852 में और झांसी को 1853 में और नागपुर को 1854 में विलय किया गया था। देखिए गन्ने के उचित और पारिश्रमिक मूल्य FRP
निम्नलिखित में से कौन सा संगठन अनुमोदित करता है, ये आपको बताना है। गन्ने का जो है उचित और पारिश्रमिक मूल्य जो है ये कौन अनुमोदित करता है, कौन सा संगठन, ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब आपका कौन सा हो जाएगा, तो इसका सही जवाब आपका कौन सा हो जाएगा, ये आपको बताना है। देखिए अगला सवाल देखिए, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें एक को आप जानते हैं ये कथन कहा गया है, दूसरे को कारण कहा गया है। अब इसका जो कौन सा सही है, कथन और कारण सही है या जो है कारण कथन की सही व्याख्या करता है, ये आपको बताना है दिए गए स्टेटमेंट में से। देखिए कह रहा है सूरजमुखी का तेल एक अच्छी गुणवत्ता का जो है खाद्य तेल है और इसमें असंतृप्त वसा अम्लों की अधिकता जो है पाई जाती है, तो बिल्कुल सही है और कारण भी यही है इसका। तो पहला ही इसका सही हो जाएगा। बोथ ए एंड आर जो है ट्रू और आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, मतलब ए और आर दोनों सत्य है, आर जो है एक ही सही व्याख्या करता है। इसका ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 5 सितंबर 2019 को घोषित नीति जो है रेपो दर या रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट क्रमशः थे, तो क्या थे ये आपको बताना है। तो अभी जो है 2019 में जो रेपो रेट डिसाइड किया गया था 5 दिसंबर 2019 को, और रिवर्स रेपो रेट ये क्या थे ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, जो रेपो रेट था ये 5.15% था और रिवर्स रेपो रेट जो था ये आपका 4.9% था। तो इसका जो है सी विकल्प हमारा सही हो जाएगा। देखिए 5 दिसंबर 2019 को रिजर्व बैंक द्वारा घोषित रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट क्रमशः जो है 5.15% और 4.9% थे। रेपो दर सामान्यतः जो है सरकारी प्रतिभूतियों से लघु अवधि उधार को कहते हैं। मतलब अगर रेपो रेट बढ़ेगा तो फिर आपका ब्याज या लोन लेना महंगा हो जाएगा, अगर रेपो रेट घटेगा तो फिर लोन लेना सस्ता हो जाएगा। और इसमें जो है विक्रेता निवेशकों को प्रतिभूति का विक्रय करता है और कुछ दिन बाद जो है पुनः उसे क्रय कर लेता है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 9 दिसंबर 2021 को रेपो दर 4% और रिवर्स रेपो दर जो है 3.35 घोषित की गई थी। ये भी आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पर जो है 2019 का कह रहा है, ये हर साल जो है बदलता रहता है, याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करिए। यह वस्तु एवं सेवाओं के मूल्य परिवर्तन की गणना करता है। कौन? तो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यह वस्तु एवं सेवाओं के मूल्य परिवर्तन की गणना करता है। इसकी गणना जो है आर्थिक सलाहकार कार्यालय औद्योगिक नीतियों जो है प्रोन्नति विभाग के द्वारा की जाती है और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जो है मौद्रिक नीति बनाते समय इसका प्रयोग मुद्रास्फीति हेतु माप किया जाता है। तो इसमें से कौन कौन सा सही है ये आपको बताना है। तो इनमें से अगर हम बात करें तो हमारा जो है देखिए यह जो है वस्तु एवं सेवाओं के मूल्य परिवर्तन की गणना करता है, ये आपका सही हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो हमारा तीसरा जो स्टेटमेंट है ये हमारा सही हो जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मौद्रिक नीति बनाते समय जो है इसका प्रयोग जो है मुद्रास्फीति है तो मापने के लिए किया जाता है, तो ये हमारा सही हो जाएगा पहला और तीसरा। और पहला और तीसरा हमारा सी विकल्प में दिया गया है, इसीलिए सी विकल्प सही हो जाएगा। देखिए ये हाई लेवल के क्वेश्चन है और आपको जो है इनको समझने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। देखिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जिसको हम CPI कहते हैं, घरेलू उपभोग की वस्तुओं और सेवाओं के सामान्य मूल्य स्तर के समय के साथ होने वाले परिवर्तन की मापन करता है। CPI का व्यापक रूप से मुद्रास्फीति के एक व्यापक संकेतक के रूप में और सरकार और केंद्रीय बैंक के द्वारा मुद्रास्फीति का आकलन और मूल्य स्थिरता की निगरानी और राष्ट्रीय खातों में अपस्फीति कारक के रूप में किया होता है। वर्तमान में भारत में CPI मुद्रास्फीति के आकलन का आधार है। ठीक है, 2014 से CPI के जो है 4 प्रकार निम्नलिखित है। कौन कौन से? औद्योगिक श्रमिकों के लिए अलग है, कृषि मजदूर के लिए अलग है और ग्रामीण मजदूर के लिए अलग है और शहरी ग्रामीण और संयुक्त के लिए अलग है CPI। देखिए प्रथम 3 प्रकार श्रम और रोजगार मंत्रालय में श्रम ब्यूरो द्वारा और चौथा केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा संकलित किया जाता है, अतः 1 और 3 जो है दोनों सही हैं। देखिए सॉफ्टवेयर एवं बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र जो है उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित शहरों में किस में स्थापित है, ये आपको बताना है। सॉफ्टवेयर एवं बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र उत्तर प्रदेश में कहाँ पे है, ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, ये आपका नोएडा में है। ठीक है, नोएडा में है। डी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसमें अन्न प्रथा और उस क्षेत्र के कृषि एवं वानिकी के लिए जो है विकास के लिए अभिशाप है। अन्न प्रथा जो है ये उस क्षेत्र के कृषि एवं वानिकी के लिए विकास के लिए जो अभिशाप है, ये आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये आपका हो जाएगा बुंदेलखंड क्षेत्र। बुंदेलखंड का क्षेत्र जो है ये कृषि एवं वानिकी के विकास के लिए जो है अभिशाप है। देखिए बुंदेलखंड में प्रचलित अन्ना प्रथा के तहत जब चैत्र मास में फसल कट जाती है और खेत खाली हो जाते हैं तब जानवरों को खुला छोड़ दिया जाता है। यह अन्ना प्रथा बुंदेलखंड क्षेत्र से कृषि एवं वानिकी के विकास के लिए एक प्रकार का अभिशाप सिद्ध हुआ है।
अब क्योंकि आप लोग सभी जानते हैं कि जो जानवर होते हैं इनके खुरों से भी तमाम तरह के पेड़ पौधे जो है नष्ट हो जाते हैं, बाकी चारागाह की वजह से नष्ट हो जाते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर जो है आपके वन और जंगल जो है ये नहीं जो है पनपते हैं और कृषि भी थोड़ी सी कम हो जाती है। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जो है सही सुमेलित है, ये आपको बताना है। कन्नौज जिला जो है इत्र के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। बुलंदशहर जो है चीनी मिट्टी के लिए प्रसिद्ध है, और चित्रकूट जो है लकड़ी के खिलौने के लिए प्रसिद्ध है। तो ये तीनों तो सही हो गया। और प्रतापगढ़ जो है अमरूद के लिए, तो प्रतापगढ़ जो है अमरूद के लिए नहीं, ये आंवला के लिए है, ठीक है, आंवला के लिए है, याद रखिएगा, आंवला के लिए। तो यही आपका जो है डी विकल्प जो है यहाँ सही हो जाएगा, ये जो है सुमेलित नहीं है। देखिए, अगरिया, बेगा और भुइयां अनुसूचित जनजाति उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसमें मुख्यतः निवास करती हैं। तो अगरिया, बैगा और भुइयां जो जनजाति है ये उत्तर प्रदेश के जो है सोनभद्र जिले में निवास करती हैं। सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए, अगरिया, बैगा और भुइयां पठारी, पहाड़िया, भोनिया आदि जनजातियाँ सोनभद्र जिले में पाई जाती हैं। सहारिया जनजाति ललितपुर में पाई जाती है। खेरवार जनजाति देवरिया में, बलिया, गाजीपुर तथा पाखा व पनिका जनजाति सोनभद्र व मिर्जापुर में पाई जाती हैं। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा फास्फेटिक जैव उर्वरक है। निम्नलिखित में से कौन सा जो है फास्फेटिक जो है जैव उर्वरक है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा वेस्कुलर अर्बस्कुलर माइकोराजा। वेस्कुलर अर्बस्कुलर जो है माइकोराजा, ये आपका जो है फास्फेटिक जैव उर्वरक है। डी विकल्प इसका सही हो जाएगा। देखिए, वेस्कुलर अर्बस्कुलर माइकोराजा एक फास्फेटिक जैव उर्वरक है, जबकि राइजोबियम नीलहरित शैवाल है। एलोजा जो है एजोटोबैक्टर नाइट्रोजनिक जो है जैव उर्वरक है, और प्राकृतिक रूप से मिट्टी में कुछ ऐसे जीवाणु पाए जाते हैं जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन को अमोनिया में बदल देते हैं। आजकल आप देख रहे होंगे कि माइकोराइजा का जो है प्रयोग काफ़ी ज़्यादा किया जा रहा है खेती में। अगला सवाल देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है सही सुमेलित नहीं है, ये आपको बताना है। गायक और गायन शैली, ये आपसे कह रहा है। राजन, साजन, मिश्रा, इनकी गायक शैली कौन सी है। तो ध्रुपद टप्पा ऐसा कहा जा रहा है, ध्रुपद टप्पा, तो ये बिल्कुल सही है। इसके बाद अगर ताज बेगम का देखें तो ये जो है ताज बेगम का अगर हम देखें तो इनकी गायन शैली जो है ये धुमरी टुप्पा नहीं है, याद रखिएगा। ये जो है गायक है, इनकी जो गायन शैली है ये गायक में है, ठीक है। तो ये गायक हो जाएगा, ये ध्रुपद टप्पा नहीं हो जाएगा। बी विकल्प आपका जो है सही सुमेलित नहीं है। बाकी बड़ी मैना, ये ठुमरी टप्पा और अंबाजी चतुर्वेदी जो है ये ध्रुपद गायन शैली इनकी है। तो इसका जो है बी विकल्प हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, सूची 1 को जो है सूची 2 से सुमेलित करना है। देखिए, सूर्यकांत त्रिपाठी लेखक के नाम है और इनके उपमान। तो आप सभी लोग जानते हैं, बहुत ही पहले से जब आप 8वीं 9वीं 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं में पढ़ते थे तो आपको पता होगा सूर्यकांत त्रिपाठी के पीछे क्या लिखा जाता था, निराला। तो ये आपका जो है इसको हम इससे मिला देंगे निराला से, तो 3 पहले हो जाएगा। और रघुपति सहाय का नाम आपने नहीं सुना होगा, और इनके पीछे जो है इनका उपनाम क्या लगता था, तो इनके पीछे इनका नाम लगता था फिराक गोरखपुरी। फिराक गोरखपुरी, तो 3 के बाद जो है ये 4 हो जाएगा। इसके बाद वैद्यनाथ मिश्रा को क्या कहा जाता था, तो इनको नागार्जुन कहा जाता था, तो ये आपका 2 हो जाएगा। और धनपत राय श्रीवास्तव को जो है क्या कहते थे, तो आप सभी लोग जानते होंगे, इनका नाम था मुंशी प्रेमचंद। तो ये आपका 3 4 2 1 जो है सही जवाब हो जाएगा। 3 4 2 1 सी विकल्प में आपका दिया गया है। देखिए, सी विकल्प में 3 4 2 1 दिया गया है, तो इसीलिए सी विकल्प जो है हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 62 कह रहा है कि स्वच्छ भारत मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सत्य है। देखिए, स्वच्छ भारत मिशन संपूर्ण समुदाय के सामूहिक व्यवहार परिवर्तन पर केंद्रित है और अधिकांश लोगों के लिए खुले में शौच करना, उनके नियमित प्रातःकाल भ्रमण, फसलों की देखभाल तथा सामाजिकता का हिस्सा है। अब ऐसा जो है कहा जा रहा है। अब यहाँ पर तो बिल्कुल सही बात कही जा रही है, ये भी सत्य है। और लोगों के लिए जो खुले में जो शौच करना है, उनके नियमित प्रातःकाल भ्रमण। अब कुछ लोग लोटा लेके 2 किलोमीटर चले जाते हैं और अपना खेत वेत देख आते हैं, तो ये भी एक प्रकार से समझ लीजिए हिस्सा ही है। तो ये आपका 2 भी सही हो जाएगा, ठीक है। तो इसका सी विकल्प सही हो जाएगा। देखिए, जिसमें लिखा है कि 1 और 2 दोनों, तो इसका सी विकल्प जो है सही हो जाएगा। देखिए, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत अभियान कब शुरू किया गया था, ये याद रखिएगा। 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन संपूर्ण समुदाय के सामूहिक व्यवहार परिवर्तन पर केंद्रित है। यह अधिकांश लोगों के लिए खुले में शौच करना, उनके नियमित प्रातःकाल भ्रमण, फसलों की देखभाल तथा सामाजिकता का हिस्सा है। अगला सवाल देखिए, ग्रीन पीस इंडिया द्वारा जनवरी 2020 में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत के 287 नगरों में से निम्नलिखित में से कौन सा सबसे प्रदूषित नगर है, ये आपको बताना है। तो सबसे प्रदूषित नगर कौन सा है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा झरिया। झरिया आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा, तो यह आपका झारखंड में देखने को मिलेगा।
थोड़ा सा जो है खांसी की वजह से बोलने में तकलीफ हो रही है, तो बीच में जो रुकावट आ रही है उसको आप इग्नोर करिएगा और अपने प्रश्नों को देखिएगा। तो झरिया आपका कहाँ पे है? झारखंड में है, जिसे ग्रीन पीस इंडिया द्वारा 2020 में जारी रिपोर्ट के अनुसार सबसे जो है प्रदूषित नगर में दिखाया गया है। देखिए, पर्यावरण से संबंधित संस्था ग्रीन पीस इंडिया द्वारा जनवरी 2020 में 287 शहरों के विश्लेषण के आधार पर तैयार की गई रिपोर्ट के अनुसार झरिया भारत का सर्वाधिक प्रदूषित नगर है, जबकि दिल्ली प्रदूषण के मामले में 10वें स्थान पर है। अगला सवाल देखिए, बिम्स्टेक देशों के लिए जलवायु स्मार्ट खेती प्रणाली विषय पर 11 से 13 दिसंबर 2019 को संपन्न हुई 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ये उस टाइम का जो है करंट अफेयर्स का सवाल है और बहुत सारे करंट अफेयर्स के सवाल आपको देखने को मिलते हैं। तो आपको जो है करंट अफेयर्स पढ़ के जाना है। कहा जा रहा है कि ये जो है कहाँ पर, यह जो है काठमांडू नेपाल में आयोजित हुई थी। तो ये जो है कहाँ पे आयोजित हुई थी, तो ये आपको बताना है। तो ये जो है काठमांडू नेपाल में आयोजित नहीं हुई थी, याद रखिएगा। ये जो है नई दिल्ली में संपन्न हुई थी। तो पहला आपका गलत हो जाएगा। दूसरा कह रहा है, इसका मुख्य उद्देश्य परिस्थिति दृष्टिकोण से जलवायु परिवर्तन के साथ अधिक लचीलापन के लिए उष्णकटिबंधीय छोटे जोतधारक कृषि प्रणाली में सुधार है तो अनुभव साझा करना था। तो बिल्कुल ये आपका दूसरा सही हो जाएगा। तो यहाँ पर कौन सा सही हो जाएगा? तो केवल जो है 2 सही हो जाएगा। बाकी इसकी बैठक जो है नई दिल्ली में हुई थी, याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए, यहाँ पर कहा जा रहा है कि नीचे दिए गए कोड से जो है आपको सही उत्तर का चयन करना है इनको मिलाने के बाद। अब देखिए, नगर और नदियाँ दिया गया है। तो पेरिस कौन से नदी के किनारे बसा हुआ है, ये आपको बताना है। तो पेरिस जो है ये सीन नदी के किनारे बसा हुआ है। तो ये आपका 4 हो जाएगा, पहले का 4 हो जाएगा। किसानसा जो है ये जायरे या कांगो नदी पर है, याद रखिएगा। तो ये आपका 3 हो जाएगा। इसके बाद बैंकॉक जो है ये कौन सी नदी पर है? तो ये चाओ फ्राया नदी। तो ये 2 विकल्प 2 सही हो जाएगा। और एसोसियन जो है ये आपका पराग्वे। तो 4 3 2 1 जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। और 4 3 2 1 कौन से विकल्प में है? देखिए, सी विकल्प में है, इसीलिए आपका सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए, अगला सवाल देखिए, 66 नंबर का सवाल है। निम्नलिखित में से कौन सा जो है जापान के प्रमुख 4 द्वीपों का उत्तर से दक्षिण की तरफ सही क्रम को जो है दर्शाता है? उत्तर से दक्षिण के क्रम में, मतलब ऊपर से नीचे की तरफ आपको बताना है अगर आप मैप देख रहे हैं तो इसमें जो सही जवाब हो जाएगा, ये सबसे पहले आपका कौन सा पड़ेगा? तो सबसे पहले आपका पड़ेगा, मैं थोड़ा सा और छोटा कर देता हूँ। देखिए, सबसे पहले जो आपको पढ़ने वाला है वो आपका होक्काइडो पड़ेगा। तो ये आपका होक्काइडो हो गया। फिर आपका जो है होन्शु आएगा, होन्शु हो गया। फिर शिकोकू आएगा। तो डी विकल्प देखिए, होन्शु, होक्काइडो और होन्शु, शिकोकू और क्यूशी। तो ये डी विकल्प आपका सही हो जाएगा। देखिए, जापान एशिया महाद्वीप में स्थित एक देश है। इसमें लगभग 3900 द्वीप है और ये द्वीप प्रशांत महासागर में स्थित है। जापान के प्रमुख 4 द्वीपों का उत्तर से दक्षिण क्रम जो है ये इस प्रकार हो जाएगा: होक्काइडो, होन्शु, शिकोकू और क्यूशू। जापान को सूर्योदय का भी देश कहा जाता है। सूर्योदय का देश जो है किसको कहा जाता है? तो जापान को कहा जाता है। अगला सवाल देखिए, नीचे दो कथन दिए गए हैं। एक कथन जो है और एक कारण है, ठीक है। ए और आर के रूप में इसको परिभाषित किया गया है और आपको बताना है कि इनमें से जो है क्या क्या सही है। देखिए, विश्व के अधिकांश उष्ण मरुस्थल जो है 15 डिग्री से लेकर 30 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांशों के मध्य महाद्वीपों के पश्चिमी किनारे पर स्थित है। तो क्या ये सही है? तो देखिए, ये तो बिल्कुल सही है कि अधिकांश आपको जो मरुस्थल देखने को मिलेंगे और गर्म मरुस्थल, ठीक है। तो ये 15 डिग्री से लेकर 30 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांशों के मध्य आपको देखने को मिलेंगे और इसके पश्चिमी किनारों पर। अब देखिए, कारण इसका क्या दिया गया है कि व्यापारिक पवनें जैसे जैसे पश्चिम की ओर जाती हैं इनमें नमी और आर्द्रता की कमी हो जाती है। बिल्कुल सही है, तभी ये वहाँ बारिश नहीं करवा पाती हैं और इसीलिए जो है ये राजस्थान मतलब रेगिस्तान बन जाता है। तो ए और आर दोनों सही है और आर जो है ए की सही व्याख्या भी करता है। तो ये आपका पहला विकल्प ही इसके लिए सही हो जाएगा। ए विकल्प जो है इसके लिए सही हो जाएगा, याद रखिएगा। देखिए, अधिकांश जो मरुस्थल है विश्व के ये 15 से उत्तरी, अब देखिए 15 से उत्तरी होगा का, मान लीजिए ये हमारा ग्लोब हो गया, ठीक है। तो आप सभी लोग जानते हैं कि ये जो है हमारी जो है विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा जो बीच से गुजरती है और यहाँ तक जो है 23.5 डिग्री लगभग जो है जो ध्रुव मतलब जो भूमध्य रेखा के पास का क्षेत्र है, यहाँ पर सूरज हमेशा लंबवत चमकता है। तो यहाँ पर गर्मी ज़्यादा होती है और जैसे जैसे जो है पश्चिम की तरफ जो है पवनें जाती हैं उसमें जो है नमी और आर्द्रता में कमी हो जाती है। तो ये बारिश वारिश नहीं करवा पाती ज़्यादा, इसीलिए यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलता है? तो यहाँ पर रेगिस्तान आपको देखने को मिलता है। कैसा रेगिस्तान? गर्म रेगिस्तान। देखिए, कौन सा बांध कौन सी नदी पर बना हुआ है ये आपको बताना है। कौन सी बांध परियोजना कौन सी नदी पर है ये आपको मिलाना है। तो उकाई बांध परियोजना जो है ये कौन सी नदी पर है? तो ये आपका तापी नदी पर है, याद रखिएगा। उकाई जो है ये तापी नदी पर है, 4 हो गया। जायकवाड़ी बांध परियोजना जो है ये गोदावरी नदी पर है, तो ये 1 हो गया। इसके बाद खडकवासला जो है ये आपका मूथा
मुथा नदी पर है, खड़गवासला मुथा नदी पर, तो 4 1 के बाद 3 हो जाएगा। और मयूराक्षी जो है ये आम्बी नदी पर है, ये आपका आम्बी नदी पर, तो 4 1 3 2 जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। 4 1 3 2 बी विकल्प में है, तो इसका बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, ग्रीस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ग्रीस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। देखिए ग्रीस ने जो है कैटरीना साकेलारोपोलू, ग्रीस ने कैटरीना साकेलारोपालू को देश के इतिहास में पहली महिला राष्ट्रपति चुना है। और कैटरीना जो है पहली राष्ट्रपति हैं जो किसी राजनीतिक दल से संबंधित नहीं है, मतलब ये किसी राजनीतिक दल से संबंधित नहीं है ऐसा कहा जा रहा है, तो ये बिल्कुल सही है। ग्रीस ने कैटरीना साकेलारोपालू को देश के इतिहास में पहली बार जो है महिला राष्ट्रपति के रूप में चुना है, और ये किसी भी राजनीतिक दल से संबंधित नहीं है, तो इसका दोनों जो है ये सही हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें से बोथ ए एंड मतलब 1 एंड 2 जो है दोनों सही हो जाएगा। देखिए ग्रीस ने कैटरीना साकेलारोपालू को देश के इतिहास में पहली महिला राष्ट्रपति चुना है, और कैटरीना पहली राष्ट्रपति हैं जो किसी राजनीतिक दल से संबंधित नहीं है, अतः दोनों कथन जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, कोयला क्षेत्र और अवस्थिति दिया गया है, तो माकूम कहाँ पे मिलेगा आपको, ये आपको बताना है। ठीक है, माकूम कहाँ पे मिलेगा, तो ये आपको असम में देखने को मिलेगा। ठीक है, असम जो है तो ये आपका 1 हो जाएगा। ठीक है, इसका जो है 1 ही हो जाएगा, असम में आपको जो है माकूम मिलेगा। और आपका नामचिक जो है अरुणाचल में मिलेगा, गिरिडीह आपको झारखंड में, और सोहागपुर मध्य प्रदेश में। तो ये 1 2 3 4 जो है पहला ही विकल्प इसका सही हो जाएगा, ये सही ही सुमेलित है, आपको इसको कहीं नहीं मिलाना है। ठीक है, अगला सवाल देखिए, यहाँ पर कहा जा रहा है, ये मैथ का सवाल है, आप इसको जो है सॉल्व कर लीजिएगा। देखिए ये भी उसी का सवाल है, तो इसको मैं सॉल्व नहीं करवाने वाला हूँ, ये सभी आपके मैथ के सवाल हैं। देखिए वित्त वर्ष 2019-20 के लिए केंद्र सरकार ने राजकोषीय घाटे को कितने प्रतिशत तक सीमित करने का लक्ष्य रखा है। तो ये देखिए ये आपको करंट अफेयर्स का ही सवाल है, और इस तरह के सवाल आपको करंट अफेयर्स में ही पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा, मैं आपको बता देता हूँ कि इसका जो सही जवाब है वो आपका हो जाएगा 3.3% ऑफ जीडीपी, मतलब जीडीपी का जो है 3.3%, ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य जो है भारत की धारणीय विकास लक्ष्य सूचकांक 2019-20 के शीर्ष 5 राज्यों की जो है सूची में नहीं है। तो शीर्ष 5 राज्यों में जो है कौन नहीं है, तो नीति आयोग के द्वारा जो ये धारणीय विकास लक्ष्य सूचकांक है ये आपका जारी किया गया था 2019-20 में, और इसमें जो है पहले नंबर पर केरल, दूसरे पे हिमाचल, तीसरे पर आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और जो है तमिलनाडु संयुक्त रूप से हैं। और यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो बिहार को अंतिम स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है, बिहार को जो है अंतिम स्थान प्राप्त हुआ है, और इसमें जो है गुजरात भी शामिल नहीं है। ठीक है, शीर्ष 5 में जो है ये आपका जो है गुजरात भी नहीं है, तो इसका जो है पहला विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे, कौन से नंबर का सवाल है, 76वें नंबर का सवाल है कि नीचे दिए गए क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज पर विचार कीजिए और उन्हें कालक्रमानुसार जो है व्यवस्थित करिए। एक तरफ CARE दिया गया है, फिर ICRA और CIRSIL। तो अगर हम बात करें, भारत में 4 जो है प्रमुख क्रेडिट एजेंसीज हैं आपका, जिसमें आपका CARE, ICRA, CRISIL और जो है ONI और CRA है। अब CRISIL की स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना जो है 1987 में हुई थी, 1987 में। और ICRA की स्थापना 1997 में हुई थी, 1997 में। और CARE की स्थापना जो है ये आपका 1993 में हुई थी, 1993 में हुई थी। तो आपका पता चल गया होगा कि कौन पहले आएगा और कौन बाद में आएगा। तो सबसे पहले आपका कौन सा आ जाएगा, तो सबसे पहले आपका 3 ही आ जाएगा, और इसके बाद आपका 2 आएगा, 3 आएगा, और इसके बाद आपका कौन सा आ जाएगा, तो इसके बाद आपका 2 आएगा, फिर आपका 1 आएगा। तो पहला विकल्प जो है इसका वही आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, भारत में सार्वजनिक क्षेत्र में बैंकों का हाल ही में किए गए एकीकरण का अनेक लाभ लक्षित है। अब इसमें से कौन सा सही है ये आपको बताना है। पैमाने पर जो है मितव्ययिता या पूंजी तक आसान पहुंच, और व्यापक भौगोलिक क्षेत्र का विस्तार, विश्व स्तरीय आकार के बैंक। तो इनमें से कौन कौन सा इसके संबंध में सही है ये आपको बताना है। तो ये चारों इसके लिए सही हो जाएंगे। देखिए पैमाने की जो है मितव्ययिता हो जाएगी, और पूंजी तक आसान पहुंच हो जाएगी, व्यापक भौगोलिक क्षेत्र का इनका विस्तार हो जाएगा, और ये विश्व स्तर के बैंक बन जाएंगे। तो ये आपका चारों सही है। तो इसका देखिए डी विकल्प सही हो जाएगा। ठीक है, तो 1 2 और 3 4। अगला सवाल देखिए, देखिए शतसहस्त्री संहिता
सतशास्त्री संहिता जो है उपनाम निम्नलिखित में से किस ग्रंथ का है। अब देखिए कुछ दिन पहले ही मैंने आपको यूपीपीएससी का जो हमारी पीवाईक्यू की श्रृंखला चल रही है घटना चक्र पूर्वावलोकन की बुक में, उसमें हमने ये आपको बताया था कि इसका जो है ये जो है किसका नाम है। तो ये जो है किसका नाम है, तो ये जो है महाभारत का नाम है। ठीक है, महाभारत का नाम है। डी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि आपको जो है हमारे द्वारा चलाई जा रही सभी सीरीज को देखना चाहिए। अभी हमारी जो है यूपीपीएससी की श्रृंखला चलाई जा रही है जिसमें हमने घटना चक्र पूर्वावलोकन की बुक से अभी इतिहास को शुरू किया है, इसके बाद हम भूगोल पढ़ेंगे और ऐसे ऐसे करके हम सभी सब्जेक्ट को पढ़ेंगे। उसमें हम जो है यूपीपीएससी के द्वारा कराए गए सभी एग्जामों को देख रहे हैं, चाहे वो जीआईसी लेक्चरर का हो या आपका टीजीटी पीजीटी का हो या आपका एलटी ग्रेड का हो या आरओ का एग्ज़ाम हो या यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम हो, इन सभी को हम देख रहे हैं। तो उनमें से भी क्वेश्चन आपके लिए जो है फ़ायदेमंद हो सकते हैं, उनको भी ज़रूर देखिएगा। उसकी भी प्लेलिस्ट आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो डी विकल्प इसका जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए महाभारत हिंदुओं का एक प्रमुख महाकाव्य है और इसे जय संहिता, सतशास्त्री संहिता आदि उपनाम से भी जाना जाता है। इसके लेखक जो है वेदव्यास को माना गया है। अगला सवाल देखिए जो है कारदमक क्षत्रपों ने निम्नलिखित में से किस धातु में अति दुर्लभ सिक्के प्रचलित किए थे। कारदमक क्षत्रपों ने निम्नलिखित में से किस धातु में अति दुर्लभ सिक्के जो है ये प्रचलित किए थे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा इन्होंने कापर या जो है तांबे में जो है इन्होंने सिक्के प्रचलित किए थे। तो ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अब ये जो है ये पश्चिमी क्षत्रप शासक थे कारदमक, और जिन्होंने पश्चिमी और मध्य भारत पर शासन किया था। इनकी राजधानी उज्जैन थी और इन्होंने अति दुर्लभ ताम्र के सिक्के को प्रचलन किया था। रुद्रदमन प्रथम इस वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध राजा था और आगे रुद्र सिंह तृतीय और चंद्रगुप्त द्वितीय ने हराकर इस वंश का जो है अंत कर दिया था। अगला सवाल देखिए सूची 1 को जो है सूची 2 से आपको मिलाना है। कह रहा है देखिए एक तरफ दर्शन दिया गया है और मोक्ष प्राप्त करने का तरीका इसमें आपको दिया गया है। देखिए न्याय दर्शन में क्या है और मीमांसा में और सांख्य दर्शन में और वेदांत दर्शन में। तो यहाँ पर हम इसको मिलाएंगे। देखिए न्याय दर्शन में जो है तार्किक चिंतन है, न्याय दर्शन में जो है तार्किक चिंतन है, तो पहले का 4 हो जाएगा। मीमांसा दर्शन में वैदिक अनुष्ठान करना जो है इसमें दिखाया गया है, तो ये आपका 3 हो जाएगा। और सांख्य दर्शन में आपका क्या है वास्तविक ज्ञान का अभिग्रहण करना, तो ये आपका 1 हो जाएगा। और फिर आपका वेदांत में आपका आत्मज्ञान। तो 4 3 1 2 जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। 4 3 1 2 देखिए बी विकल्प में है, तो इसका बी विकल्प जो है कि हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए निम्नलिखित में से किन 2 शासकों के मध्य 17 मई 1540 में कन्नौज के पास युद्ध हुआ था। कन्नौज का युद्ध जो है किन दो आदमियों के बीच में हुआ था या शासकों के बीच में हुआ था, ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा शेरशाह और हुमायूं। ठीक है, शेरशाह और हुमायूं, इसको जो है कन्नौज या बिलग्राम का भी युद्ध कहते हैं। तो इसका कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, तो बी विकल्प इसका सही हो जाएगा। देखिए 1540 में हुआ था कन्नौज का युद्ध और मुगल शासक हुमायूं एवं शेरशाह सूरी के बीच में ये लड़ा गया है। इस युद्ध में जो है हुमायूं पराजित हुआ था और युद्ध के बाद शेरशाह ने आगरा एवं दिल्ली पर कब्जा कर लिया था। अगला सवाल देखिए निम्नलिखित में से किस प्रमुख कारण से महात्मा गांधी ने जो है असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। तो आप सभी लोग जानते हैं चोरा चोरी की घटना हो गई थी और इसी की वजह से इन्होंने 1922 में इन्होंने आंदोलन को वापस ले लिया था। ये घटना कब हुई थी, तो 4 फरवरी या जो है 5 फरवरी को भी कहा जाता है, कहीं कहीं 4 फरवरी या कहीं कहीं 5 फरवरी आपको मिलता है। तो 4-5 फरवरी 1922 को ये घटना जो हो गई थी गोरखपुर में, चौरा चौरी नामक जगह है। यहाँ पर जो है प्रदर्शनकारियों ने पुलिस की जो चौकी थी उसको जो है जला दिया था, जिसमें 22 पुलिसकर्मी मर गए थे। अब देखिए ये ऐसा नहीं था कि किसानों ने जो है प्रदर्शनकारियों ने अचानक जला दी थी। देखिए शांति से ये प्रदर्शन कर रहे थे और पुलिस ने इन पर जो है लाठीचार्ज कर दिया, गोली चार्ज कर दिया। अब गुस्साई हुई भीड़ ने जो है जब इनको दौड़ाया तो ये जाके पुलिस वाले कहाँ पर छिप गए, तो ये थाने में छिप गए और फिर जो है गुस्साई जनता ने थाने में ही या चौकी में ही आग लगा दी थी। तो इसी कारण से गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। देखिए गदर पार्टी से निम्नलिखित में से कौन संबंधित नहीं थे, तो गदर पार्टी से अगर हम बात करें तो लाला हरदयाल का संबंध जो है गदर पार्टी से था। इसके अलावा पंडित रामचंद्र का भी संबंध था और जो है बरकतुल्लाह का भी संबंध था, लेकिन जो है खुदीराम बोस का संबंध जो है इस गदर पार्टी से नहीं था। याद रखिएगा गदर पार्टी का संबंध जो है गदर पार्टी से इनका संबंध नहीं था। खुदीराम बोस को जो है फांसी की सज़ा हुई थी मुजफ्फरपुर बम कांड में 1908 में इन्होंने ऐसा किया था और मुजफ्फरपुर बम कांड जो है ये जो है 1908 में हुआ था और 17 या 18 साल की उम्र में इनको जो है फांसी दे दी गई थी। अगला सवाल देखिए निम्नलिखित में से कौन सा जो है सही सुमेलित नहीं है। देखिए नील विद्रोह कब हुआ था, तो नील विद्रोह आप सभी लोग जानते हैं ये बिल्कुल सही सुमेलित है, 1859-60 के बीच में हुआ था
और आपका जयंतिया विद्रोह कब हुआ था, तो जयंतिया विद्रोह आपको जो है 1860-63 के बीच में देखने को मिलेगा। कुकी विद्रोह आपको 1860 से 90 के बीच में, और जो है कुका रिवोल्ट आपको जो है 1840 से 72 के बीच में देखने को मिलेगा। तो ये आपका जो है गलत हो जाएगा, डी विकल्प आपका जो है यही आपका सही हो जाएगा, क्योंकि गलत ही पूछा था। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित नेताओं में से किसने कहा मैं तो एक भारतीय नगाड़ा हूँ जिसका कार्य सोते हुए को जगाना है ताकि वे अपनी मातृभूमि के लिए जागें और कार्यरत रहें। तो यह किसने कहा था, तो ये जो है एनी बेसेंट ने कहा था। एनी बेसेंट ने कहा था। डी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, तो डी विकल्प इसका हमारा सही हो जाएगा। इन्होंने न्यू इंडिया नामक जो है पत्रिका का संपादन भी किया था, प्रकाशन भी किया था, होम रूल आंदोलन भी चलाया था, याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक पोषक तत्व जो है फसलों में गांठ जो है गठन के लिए आवश्यक है। फसलों में दलहनी फसलों में जो है गांठ गठन के लिए आवश्यक है, तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा कौन सा, तो ये होता है बोरान। ठीक है, बोरान होता है, इसका सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए, बोरान दलहनी फसलों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण वाली ग्रंथियों के निर्माण में सहायक होता है। दलहनी फसलों में गांठ गठन के लिए बोरान की आवश्यकता जो है अधिक होती है। इसकी कमी से आंवला में फूल सड़न या फल सड़न, और गाजर में ब्राउन हार्ट, और फूल गोभी में जो है भूरापन होता है। अगला सवाल देखिए, 1 किलोग्राम नाइट्रोजन की आपूर्ति के लिए कितनी यूरिया की आवश्यकता होती है। 1 किलोग्राम नाइट्रोजन की आपूर्ति के लिए कितनी यूरिया की मात्रा की आवश्यकता होती है, तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा 2.2 kg। 2.2 kg बी विकल्प इसका जो है ये हमारा सही हो जाता है। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित कथन ऊसर मिट्टी के संबंध में है। निम्नलिखित कथन जो है ऊसर मिट्टी के संबंध में है, और इनमें से कौन सा कथन सही है ये आपको बताना है। देखिए, चूने का प्रयोग कर इसे सुधारा जा सकता है, और इसे मिट्टी में जो है पीएच मान इसका 7 से अधिक होता है। इस मिट्टी में धान की फसल उगाई जा सकती है, तो कौन सा इसका सही जवाब हो जाएगा। देखिए, इसमें चूने का प्रयोग करके इसको सुधारा नहीं जा सकता, और बाकी इसमें जो है इसका पीएच मान 7 से अधिक होता है, और इस मिट्टी में धान की फसल उगाई जा सकती है। तो ये आपका दूसरा और तीसरा जो है ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए, दूसरा और तीसरा जो है ये बी विकल्प में है, तो बी विकल्प आपका सही हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन देखिए, ऊसर वह भूमि है जिसमें सोडियम लवणों की अधिकता होती है। ऐसी भूमि में बहुत कम उत्पाद होता है। इस मिट्टी का पीएच मान 7 से अधिक होता है, और इस मिट्टी में धान की फसल उगाई जा सकती है। जिप्सम का प्रयोग कर इसे सुधारा जा सकता है। अगला सवाल देखिए, फॉर्च्यून इंडिया के 500 कंपनियों नियमों की सूची के अनुसार 2019 में सबसे बड़ी कंपनी या निगम कौन सा था, ये आपको बताना है। तो सबसे बड़ी कंपनी जो है ये रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड थी। रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड, सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, उत्तर प्रदेश में पहला तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र निम्नलिखित में से कौन से बांध पर जो है बना है, ये आपको बताना है। तो ये कौन से बांध पर बनाया गया है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा रिहंद बांध पर। ठीक है, रिहंद बांध पर, तो डी विकल्प इसका सही हो जाएगा। देखिए, सोनभद्र जिले में स्थित गोविंद वल्लभ पंत सागर या रिहंद बांध पर देश का सबसे बड़ा और उत्तर प्रदेश का पहला तैरता हुआ सोलर ऊर्जा संयंत्र बनाया गया है। यह सोलर प्लांट जो है 150 मेगावाट क्षमता का है। अगला सवाल देखिए, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित नगरों में से किसमें भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान स्थित है। तो भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान जो है ये कहाँ पर स्थित है, ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कानपुर। कानपुर में स्थित है भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान, तो सी विकल्प इसका जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन सा जिला जो है संतरे का सर्वाधिक उत्पादक है। संतरा का सर्वाधिक उत्पादक जो है ये उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ये आपका सहारनपुर हो जाएगा। ठीक है, सहारनपुर हो जाएगा, सी विकल्प इसका जो है ये हमारा सही हो जाएगा। लीची का उत्पादन भी सहारनपुर में होता है और मेरठ में भी होता है। सबसे ज़्यादा लीची जो है सहारनपुर और मेरठ में, और संतरा जो है महाराष्ट्र में। ये सभी आप लोग याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए, सूची 1 को जो है सूची 2 से मिलान करना है, और संस्थान जो है और इनका जो है अवस्थिति दिया गया है। तो ये कहाँ पे कौन से संस्थान जो है अवस्थित है ये आपको बताना है। देखिए, वीवी गिरी जो है राष्ट्रीय श्रम संस्थान जो है ये कहाँ पे स्थित है, तो ये आपका नोएडा में है, याद रखिएगा। ये आपका नोएडा में है, तो ये आपका 4 हो जाएगा। और भारतीय सब्जी अनुसंधान केंद्र ये आपका वाराणसी में है, तो ये आपका 1 हो जाएगा। और पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सालय जो है विश्वविद्यालय ये कहाँ पर है, तो ये आपका मथुरा में है, तो ये आपका 2 हो जाएगा। और फिर आपका एक आपका नीचे दिया गया है क्षेत्रीय रेल प्रशिक्षण संस्थान, ये आपका गाजीपुर में है। क्षेत्रीय रेल प्रशिक्षण संस्थान जो है ये आपका कहाँ पे देखने को मिलेगा, तो ये आपका जो है गाजीपुर में देखने को मिलेगा। तो इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा, सही जवाब इसका जो है सी विकल्प सही हो जाएगा। 4123 4123 जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए, उत्तर प्रदेश के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब कौन सा सही है ये आपको बताना है। उत्तर प्रदेश के बारे में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। देखिए, यह देश में सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन राज्य
राज्य है, मतलब सबसे ज़्यादा दूध यहाँ पर उत्पादित होता है। इसमें देश का अधिकतम जो है आलू की खेती की जाती है, तो यहाँ पर जो है देश की जो है अधिकतम आलू की खेती की जाती है, ऐसा भी कहा जा रहा है, तो ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। और यह देश का प्रमुख गन्ना उत्पादक है, तो ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। धान के उत्पादन में देश में इसका तीसरा स्थान है, तो बिल्कुल ये गलत हो जाएगा। धान के उत्पादन में इसका जो है तीसरा स्थान नहीं है, बाकी इसका दूसरा स्थान है। तो पहला, दूसरा और तीसरा जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए पहला, दूसरा, तीसरा जो है बी विकल्प में दिया गया है, तो इसीलिए हमारा बी विकल्प जो है इसके लिए सही हो जाएगा। देखिए भारत का उत्तर प्रदेश राज्य देश का सबसे ज़्यादा दूध उत्पादक राज्य है और इस प्रदेश में अधिकतम आलू की खेती की जाती है। यह उत्तर प्रदेश, यह जो है प्रदेश देश का प्रमुख गन्ना उत्पादक राज्य है और चावल और धान की खेती में जो है इसका उत्पादन में दूसरा स्थान है। देखिए उत्तरी भारतीय शास्त्रीय संगीत का बाइबल ग्रंथ जो है संबंधित है, तो ये किससे संबंधित है ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा नाट्य शास्त्र से। ठीक है, नाट्य शास्त्र से हो जाएगा। ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिसमें एक जो है कथन है और दूसरा जो है कारण है। देखिए कारण, कथन आपका क्या कहा जा रहा है, अस्पृश्यता जो है संरचनात्मक हिंसा का सबसे जो है खराब रूप है। अस्पृश्यता जो है ये संरचनात्मक हिंसा का सबसे जो है खराब रूप है और अस्पृश्यता के चलन का आधार जो है धार्मिक स्वीकृति है, ऐसा आपका कारण आपके कहा जा रहा है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, तो देखिए बहुत लोग इसको धर्म से जोड़ देते हैं, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये आपका हो जाएगा बोथ ए एंड बी आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो इसका ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए अस्पृश्यता जो है इसके लिए कौन सा अनुच्छेद है, तो भारतीय संविधान का जो है अनुच्छेद 17 जो है अस्पृश्यता के अंत की बात करता है। ये लोग ये आपको सभी लोग याद रखिएगा, बार बार आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। तो अस्पृश्यता की बात जो है कौन से अनुच्छेद में की गई है, तो अनुच्छेद 17 में की गई है, याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए, फिर से आपका वही क्या है, कथन दिया गया है, कारण दिया गया है, कौन सा सही है और कौन सा इसका कारण सही है ये आपको बताना है। देखिए कहा जा रहा है कि, मैं आपको एक बार छोटा कर लेता हूं ताकि दोनों आपको दिख जाए। देखिए ग्रामीण जनसंख्या खुले में शौच करना अपने स्वास्थ्य के लिए खतरा नहीं मानती। ग्रामीण जनसंख्या जो है खुले में शौच करना अपने लिए स्वास्थ्य के लिए खतरा नहीं मानती। और पवित्रता से जुड़े सामाजिक सांस्कृतिक मानदंडों ने लोगों को घर में शौचालय निर्माण से रोका है। तो ये बिल्कुल सही बात है। ठीक है, हम घर को जो है बहुत से लोग जो है पवित्र मानते हैं और घर के अंदर जो है शौचालय का निर्माण नहीं करना चाहते हैं। तो इसका कौन सा विकल्प जो है सही हो जाएगा, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो है बोथ ए एंड बी आर ट्रू जो है इसका बी विकल्प सही माना गया है और आर जो है ए की सही व्याख्या नहीं करता है, ऐसा कहा जा रहा है। देखिए ग्रामीण जनसंख्या खुले में शौच करना अपने स्वास्थ्य के लिए खतरा नहीं मानती, ये बिल्कुल सही है। और पवित्रता एवं अपवित्रता से जुड़े सामाजिक सांस्कृतिक मानदंड ने लोगों में घर में शौचालय का निर्माण करने से रोका है। ए और आर दोनों सत्य है, परंतु आर जो है ए की सही व्याख्या नहीं करता है। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कोलकाता के उन 4 जो है नवीनीकृत विरासत भवनों में शामिल नहीं है जिसे जनवरी 2020 में राष्ट्र को समर्पित किया गया था, याद रखिएगा। तो इसमें जो है कौन सा सम्मिलित नहीं है ये आपको बताना है। तो अगर हम देखें तो इसमें जो 4 इमारतें हैं उनका नाम है ओल्ड करेंसी बिल्डिंग, तो ये भी शामिल था। और जो है यहाँ पर देखिए वेलवेडियर हाउस भी था और मेटकाफ हाउस भी था, तो मेटकाफ हाउस यहाँ पर दिया गया है। इसके बाद आपका विक्टोरिया मेमोरियल हॉल था, तो ये भी आपका हो जाएगा। लेकिन जो है राइटर्स बिल्डिंग जो है ये शामिल नहीं थी, तो इसका जो है डी विकल्प हमारा सही हो जाएगा। कौन सा, डी विकल्प सही हो जाएगा। देखिए 11 जनवरी 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जीर्णोद्धार किए गए कोलकाता के 4 प्रमुख धरोहर भवनों को राष्ट्र को समर्पित किया। ये 4 भवन है, ओल्ड करेंसी बिल्डिंग, बेलवेडियर हाउस, मेटकाफ हाउस और विक्टोरिया मेमोरियल हॉल। अगला सवाल देखिए 99 नंबर का सवाल है, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार जनवरी 2020 में निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व में जो है खतरे के सबसे अधिक प्रकोप से प्रभावित था। अब ये खतरा है या खसरा है, ठीक है, ये खसरा होगा, याद रखिएगा, ये खसरा होगा, इसको सा कर लीजिएगा ताको। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये कौन सा हो जाएगा, तो सही जवाब इसका हो जाएगा कांगो, जो है कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य। तो कांगो जो है इसका सही जवाब हो जाएगा सी। देखिए अगला सवाल देखिए, अफ्रीका महाद्वीप के निम्नलिखित में से किस देश में भारत ने अपना प्रथम गांधी कन्वेंशन सेंटर जनवरी 2020 में खोला है। तो कौन से देश में खोला है ये आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये हो जाएगा नाइजर में। देखिए नाइजर में इन्होंने खोला है 22 जनवरी 2020 को। नाइजर के नियामी में विदेश मंत्री एस जयशंकर और नाइजर के राष्ट्रपति महमादू जो है यूसुफ ने $5.6 करोड़ की लागत से महात्मा
गांधी कन्वेंशन सेंटर निर्मित किया है। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 101 कह रहा है जनवरी 2020 में मिशेल ओबामा को निम्नलिखित में से किस एल्बम हेतु ग्रैमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो कौन से एल्बम के लिए इनको सम्मानित किया गया था, तो इनका नाम था, इस एल्बम का नाम था बिकमिंग। ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। ये सभी जो है करंट अफेयर्स के ही सवाल हैं। देखिए, विश्व आर्थिक मंच द्वारा वैश्विक प्रतिभा प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2020 के अनुसार निम्नलिखित में से जो है कौन सा सुमेलित नहीं है, ये आपको बताना है। स्विट्जरलैंड की रैंकिंग जो है नंबर 1 पर थी। इसके अलावा अमेरिका जो है ये दूसरे नंबर पर था, और यहाँ पर अगर हम देखें तो सिंगापुर जो है ये तीसरे नंबर पर था, और भारत जो है ये 72 नंबर पर था। लेकिन यहाँ पर देखिए कहा जा रहा है अमेरिका जो है ये चौथे नंबर पर था, लेकिन ये चौथे नंबर पर नहीं था, ये दूसरे नंबर पर था। तो यही आपका जो है डी विकल्प ही सुमेलित नहीं है, तो ये आपका डी विकल्प सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, 3 जनवरी 2020 को दिल्ली में 100 ग्लोबल चाइल्ड प्रोडिजी अवार्ड जीतने वाली 13 वर्षीय लड़की सुचेता सतीश के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। वह दुबई की रहने वाली है, वह जो है दुबई की रहने वाली हैं, और वह जो है 120 भाषाओं में गाना गा सकती हैं। तो इसमें कौन सा इसका सही जवाब हो जाएगा। देखिए दोनों सही है। ये दुबई की रहने वाली हैं और ये जो है 120 भाषाओं में गाने गा सकती हैं। तो सी विकल्प एकदम सही हो जाएगा। देखिए 3 जनवरी 2020 को दिल्ली में ग्लोबल चाइल्ड प्रोडिजी अवार्ड जीतने वाली सुचिता सतीश भारतीय मूल की दुबई में रहने वाली 13 वर्षीय लड़की हैं जो 120 भाषाओं में गाना गाती हैं और इसमें सक्षम है। उन्हें यह पुरस्कार गायन श्रेणी में दिया गया है। अगला सवाल देखिए, कॉप 26 में जो है इसका आयोजन निम्नलिखित में से कौन से शहर में प्रस्तावित है, ये आपको बताना है। ये 2020 में आपसे पूछ रहा था। देखिए ये सवाल जो है 2020 में पूछा गया था, तो ये करंट अफेयर्स का ही सवाल था। तो ये जो है ग्लासगो में हुआ था। ठीक है, ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, अजरबैजान की राजधानी बाकू निम्नलिखित में से किस एक सागर के किनारे स्थित है। तो बाकू जो है ये कौन से सागर के किनारे स्थित है, तो ये जो है कैस्पियन सागर। ठीक है, कैस्पियन सागर के किनारे स्थित है। सी विकल्प इसका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, सूची 1 से जो सूची 2 से आपको मिलाना है। एक तरफ घास के मैदान दिए गए हैं, एक तरफ जो है ये कौन से महाद्वीप में पाए जाते हैं, ये आपको बताना है। देखिए लानोज जो है दक्षिण अफ्रीका में कहा जाता है। ठीक है, लानोज दक्षिण अफ्रीका में पाए जाते हैं। स्टेपीज आपको कहाँ मिलेंगे, तो ये आपको यूरोप में मिलेंगे। तो ये जो है 4 के बाद 3 हो जाएगा। स्टेपीज जो है आपका कहाँ पे मिलेंगे, तो ये आपका यूरोप में मिलेंगे। और प्रेरीज जो है उत्तरी अमेरिका में आपको देखने को मिलेगा, और वेल्ड जो है ये आपका अफ्रीका में देखने को मिलेगा। तो ये आपका 4 3 1 2 जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। 4 3 1 2 पहला ही विकल्प है, तो पहले विकल्प में ये आपका सही हो जाएगा। यहाँ पर देखिए लानोज जो है दक्षिणी अफ्रीका, स्टेपीज यूरोप और प्रेरीज जो है उत्तरी अमेरिका, और वेल्ड जो है ये आपका अफ्रीका में कहा जाता है। देखिए बांस एक जादुई घास विषय पर 2 दिवसीय कार्यशाला सह प्रदर्शनी 11-12 जनवरी 2020 को भारत में निम्नलिखित में से किस नगर में आयोजित की गई थी, ये आपको बताना है। तो ये कहाँ पर, तो ये जम्मू में आयोजित की गई थी। सी विकल्प इसका जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, फिर से आपको जो है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। एक तरफ जनजाति दिया गया है और दूसरी तरफ जो है उनका क्षेत्र दिया गया है। देखिए किर्गिज जनजाति जो है, किर्गिज जनजाति ये मध्य एशिया में पाई जाती है, तो ये 3 हो जाएगा। बुशमैन आपका जो है कालाहारी में पाई जाती है, बुशमैन जो है कालाहारी में, 3 के बाद 4 हो जाएगा। एनू जो है ये आपका जापान में पाई जाती है, तो ये आपका 1 हो जाएगा। बाकी बद्दू आपका जो है ये अरब में पाई जाती है, तो 3 4 1 2 जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। 3 4 1 2 जो है ये सी विकल्प इसका जो है सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, भारत में लिग्नाइट कोयला का सबसे बड़ा क्षेत्र जो है कौन सा है। भारत में लिग्नाइट कोयले का सबसे बड़ा क्षेत्र जो है ये आपका नैवेली है। ठीक है, नैवेली, तो नैवेली जो है ये तमिलनाडु में स्थित है। डी विकल्प इसका जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, भारत की निम्नलिखित नदियों में से कौन सी जो है दामोदर नदी की सहायक नहीं है। अब दामोदर नदी की जो सहायक नदी है ये आपका बनाकर, जमुनिया, बारकी ये सभी है, लेकिन आपका जो इंद्रावती है ये नहीं है, तो इसका बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। इंद्रावती जो नदी है ये मध्य भारत की एक बड़ी नदी है जो दामोदर नदी की सहायक नदी नहीं है। इंद्रावती गोदावरी की सहायक नदी है, याद रखिएगा। इसका उद्गम जो है उड़ीसा के रामपुर थुयामूल में है। नदी की कुल लंबाई 240 मील है। यह नदी प्रमुख रूप से छत्तीसगढ़ राज्य के बस्तर दंतेवाड़ा जिले में प्रवाहित होती है। दामोदर नदी पश्चिम बंगाल, झारखंड में भ्रंश घाटी में प्रवाहित होने वाली नदी है, और बारकी, जमुनिया एवं बराकर इसकी जो है प्रमुख सहायक नदियां हैं। अगला सवाल देखिए, कौन सा जो है सही सुमेलित नहीं है, आपको बताना है। नहर परियोजना और अस्थि, देखिए घाट प्रभा नहर परियोजना कहाँ पर है, तो ये आपका कर्नाटक में देखने को मिलेगी बिल्कुल। उकाई बांध परियोजना आपको जो है गुजरात में देखने को मिलेगी, बिल्कुल सही है। और नीरा नहर आपको महाराष्ट्र में देखने को मिलेगी, और जवाई परियोजना जो है ये तमिलनाडु में नहीं है, ये आपको राजस्थान में देखने को मिलेगी। कहाँ पर, तो राजस्थान में आपको ये देखने को मिलेगी। तो ये आपका डी विकल्प ही जो है सही सुमेलित नहीं है। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। देखिए भारत में उड़ीसा राज्य क्रोमाइट का सबसे बड़ा उत्पादक है। कहा जा रहा है कि भारत में जो है
उड़ीसा जो है ये क्रोमाइट का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो पहला ही विकल्प इसका सही हो जाएगा। और भारत में कर्नाटक में चांदी का बृहत्तम उत्पादक राज्य है, तो कह रहा है भारत में जो है कर्नाटक जो है चांदी का बृहत्तम उत्पादक राज्य है, लेकिन ये आपका गलत हो जाएगा। अगर जो बृहत्तम उत्पादक है चांदी का, ये कर्नाटक नहीं है, आपका राजस्थान है, तो ये आपका गलत हो गया। भारत में आंध्र प्रदेश में बॉक्साइट का सबसे बड़ा जो है भंडार है, ये आपसे कहा जा रहा है। तो आप सभी लोग जानते हैं कि बॉक्साइट का भंडार जो है उड़ीसा में ही सबसे ज़्यादा है, इसीलिए ये भी गलत हो जाएगा। और भारत में उड़ीसा में मैंगनीज का सबसे बड़ा भंडार है, तो मैंगनीज का सबसे बड़ा भंडार जो है उड़ीसा में है, तो ये भी आपका सही हो जाएगा। देखिए डी विकल्प भी सही है और ए विकल्प भी सही है, दोनों ही आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, भारत का लौह अयस्क भंडार निम्नलिखित में से किस शैल से संबंधित है? भारत में जो है लौह अयस्क भंडार जो है कौन से क्रम की चट्टान में पाया जाता है, ये आपको बताना है। तो ये जो है धारवाड़ क्रम की चट्टानों में आपको देखने को मिलता है, ए विकल्प इसका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, सेल्वा वनों की विशेषता क्या है? सेल्वा वनों की विशेषता क्या है, ये आपको बताना है। तो सेल्वा वाले वन जो है ये चौड़ी पत्ती और सदाबहार वाले होते हैं, ए विकल्प जो है इसका ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए सेल्वा वनों में पाए जाने वाले वृक्ष सदापर्णी, चौड़ी पत्ती वाले, सघन तथा ऊंचे होते हैं। इस प्रकार के वन अमेजन बेसिन, कांगो बेसिन, गिनी तट पर पाए जाते हैं और यहाँ उगने वाले वृक्षों में महोगनी, सिनकोना, रोजवुड जो है आदि प्रमुख हैं। देखिए सामाजिक वानिकी और पर्यावरण पुनर्वास केंद्र भारत में निम्नलिखित में से किस नगर में अवस्थित है, ये आपको बताना है। सामाजिक वानिकी और पर्यावरण पुनर्वास केंद्र भारत के निम्नलिखित में किस नगर में अवस्थित है, ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा प्रयागराज, बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में प्रयागराज में ये अवस्थित है। अगला सवाल देखिए 116 नंबर का सवाल है कि भारत में पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष जो है पारित हुआ था? पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम जो है ये कब पारित हुआ था, तो आप सभी लोग जानते हैं ये जो है 1986 में पारित हुआ था, याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए 117 नंबर का सवाल है कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से घटते क्रम में व्यवस्थित है? जनसंख्या घनत्व की बात हो रही है, याद रखिएगा। तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व कहाँ पर मिलता है, तो ये आपका जो है बिहार में और फिर पश्चिम बंगाल। बिहार किसमें पहले नंबर पर है? देखिए बिहार के बाद पश्चिम बंगाल केवल आपको डी विकल्प में दिख रहा है, बिहार, पश्चिम बंगाल, केरल, उत्तर प्रदेश। तो डी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, दिए गए आपको कूट से सही उत्तर का चयन करना है, इसको मिलाना है। थोड़ा सा छोटा करता हूँ। अम्लीय वर्षा में कौन से जो है यौगिक पाए जाते हैं, ये आपको बताना है। तो अगर हम अम्लीय वर्षा की बात करें तो इसमें जो है आपको सल्फर डाइऑक्साइड देखने को मिलेगा, तो ये आपका 3 हो जाएगा। पहले का जो है 3 से हो जाएगा। और फिर प्रकाश रासायनिक धुंध या फोटोकेमिकल स्मॉग जो है ये किससे बनते हैं, तो ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जो होते हैं इनसे बनते हैं। अनसेचुरेटेड जो है हाइड्रोकार्बन, तो ये आपका चौथे से मिलान हो जाएगा, तो ये 4 हो जाएगा। ठीक है, हीमोग्लोबिन के साथ संयोजन, तो हीमोग्लोबिन के साथ संयोजन जो है ये कार्बन मोनोऑक्साइड करता है, तो ये आपका 2 विकल्प हो जाएगा। और लास्ट में आपका दिया गया है कि ओजोन परत का क्षरण किससे हो रहा है, तो ओजोन परत का क्षरण जो है ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन से हो रहा है। ओजोन परत का क्षरण किससे हो रहा है, तो ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन से हो रहा है। तो 3 4 2 1 जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। देखिए ओजोन परत का क्षरण जो है ये जो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन से हो रहा है। तो इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा, ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब जो है ये हमारा सी विकल्प हो जाएगा। ठीक है, कौन सा विकल्प, सी विकल्प जो है सही हो जाएगा। 3 4 2 1। देखिए माइको राजा एक सहजीवी प्रबंधन है, माइको राजा एक सहजीवी प्रबंधन है, ये किसके लिए है ये आपको बताना है। तो ये सहजीवी प्रबंधन किसका किसका है ये आपको बताना है। तो इसका जो है फंगी और जो है कवक और पौधों के मध्य जो है ये सहजीवी प्रबंधन है, जिसको हम माइको राजा कहते हैं। ठीक है, माइको राइजा कहते हैं। सी विकल्प इसका जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए माइको राइजा कवक और पौधों की जड़ों के बीच एक संबंध होता है। यह संबंध लगभग 95% पौधों में पाया जाता है। माइको राजा मिट्टी से पौधों के विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व जैसे फास्फोरस, नाइट्रोजन, छोटे पोषक तत्वों को ग्रहण करने में मदद करता है और फसलों की पैदावार बढ़ाने में एक अहम भूमिका निभाता है। अगला सवाल देखिए 120 नंबर का सवाल है और ये जो है हमारे सेशन का आखिरी सवाल है दोस्तों। कह रहा है कि विटामिनों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही नहीं है। विटामिनों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है ये आपको बताना है। देखिए कुछ विटामिन आंतरिक सूक्ष्मजीवों द्वारा संश्लेषित किए जा सकते हैं, तो ये बिल्कुल सही है। कुछ विटामिन हार्मोन की तरह काम करते हैं, ये भी आपका सही है। कुछ विटामिन जो है शरीर में जमा होते हैं, ये भी सही है। और विटामिन के जो है ये वाटर में सॉल्यूबल नहीं है, आपसे ऐसा कह रहा है। लेकिन विटामिन के जो है ये वाटर में जो है सॉल्यूबल है, ये आप सभी लोग जानते हैं। तो डी विकल्प इसका जो है ये आपका गलत हो जाएगा, गलत ही पूछा था, तो यही आपका सही हो जाएगा। देखिए जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है, विटामिन बी है, विटामिन सी है। और कुछ विटामिन जो है ये आंतरिक
सूक्ष्म जीवों द्वारा संश्लेषित किए जा सकते हैं। और कुछ विटामिन हार्मोन्स की तरह काम करते हैं। विटामिन के वसा में घुलनशील विटामिन है और इसी तरह कुछ विटामिन शरीर में जमा हो जाते हैं, जैसे विटामिन ए। तो इसका डी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आज का सेशन आपको काफ़ी पसंद आया होगा और आपके लिए जो है हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, तो आप हमारी मेहनत को जो है थोड़ा सा जो है लाइक और जो है सब्सक्राइब के माध्यम से आप जो है एक क्लैपिंग दे सकते हैं, या हमारी जो है हमको जो है मोटिवेट कर सकते हैं। तो आप ज़रूर जो है वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट में बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और आप इसी तरह से अपनी मेहनत को आगे बढ़ाते रहिए।